नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, चौहान वंश हम इसमें पढ़ रहे थे राजस्थान इतिहास में, और चौहान वंश की मैंने आपको पहले ही गाथा बता दी कि प्रतियोगी परीक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, या मान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वो चौहान वंश के सिलसिले में बात करते हुए आपा अजमेर का चौहान पूरा कर लिया, पृथ्वीराज चौहान पढ़ लिया, और आज का टॉपिक में बात करेंगे आपा रणथंभौर का चौहाना की। कौन की? रणथंभौर का चौहाना की। तो अजमेर में जिये कि पृथ्वीराज पढ़िया, पृथ्वीराज के बाद में मोहम्मद गौरी हरा दियो और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को शासक नियुक्त कर दियो। दिल्ली सल्तनत की जो क्लासें हमारे YouTube चैनल पर अंकिता मैम द्वारा चल रही है, उसमें आपने पढ़ा कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जो कि उसका अधीन था एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दिल्ली का जो गवर्नर है, शासक है, नियुक्त कर दिया। अब जो कि हम बात करने वाले हैं कि रणथंभौर के जो चौहान है कहाँ से आए, कैसे आए। तो आपको ये पता है कि जो पृथ्वीराज है, कौन? पृथ्वीराज। जो पृथ्वीराज है तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। आप कभी ऑप्शन मिले आपको तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, आपको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ही मिलने वाला है। और युद्ध किससे लड़ा इसने? गौरी से। तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था, गजनी इसको ले जाया गया और वहां पर ये स्वर्ग चला गया। ठीक है। पृथ्वीराज का पुत्र था कौन? गोविंद। कौन था? गोविंद। गोविंद बोल दो या गोविंद राज बोल दो। गोविंद राज क्या करता है? दिल्ली पर तो अधिकार हो जाता है तुर्कों का, और गोविंद राज भाग कर जाता है अजमेर। अजमेर क्योंकि पैतृक वंश जगह है यहाँ अजमेर इनकी। अजमेर जाता है तो अजमेर एक शेषनाग इसको मिलता है जिसका नाम होता है हरिराज। और शेषनाग अजमेर का शासन पर फणता आनर बैठे हो, कौन? हरिराज। गोविंद राज अगर अजमेर जाता है तो हरिराज उसको वहां मिल जाता है। और हरिराज कौन होता है? इसका चाचा ही होता है। हरिराज गोविंद राज को भगा देता है अजमेर से कि क्या लेने आए यहाँ पर, यहाँ से तू भाग। और गोविंद राज भाग कर पहुंचता है रणथंभौर। कहाँ पहुंचता है दोस्तों? रणथंभौर। ओ एकदम नाग अठ्यावीन भगा दियो और गोविंद राजा को रणथंभौर। अब देखो, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करी कौन? गोविंद राज। कौन करी? गोविंद राज करी। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक, जैसे अजमेर का हमने पढ़ा था, तो अजमेर का कौन था? अजमेर का वासुदेव चौहान था, जिसने सांबर के क्षेत्र के आसपास पढ़ा था। पीछे के वीडियो नहीं देखे तो पार्ट 1 देख लीजिए, ये पार्ट 4 चल रहा है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंद राज था। ठीक है, गोविंद राज चौहान। अब एक मुख्य प्रश्न यह बनता है, जो आज तक किसी प्रतियोगी परीक्षा में आया नहीं है लेकिन भविष्य में जरूर आएगा, कि किस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंद राज था? तो उस अभिलेख का नाम था मांगलाना अभिलेख। मांगलाना अभिलेख हमें यह जानकारी देता है कि रणथंभौर के जो चौहान वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? गोविंद राज ने की थी। एक बार फिर से देख ले, पृथ्वीराज चौहान तृतीय तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से हार गया था। उसके बाद गोविंद राज जो पृथ्वीराज का पुत्र है अजमेर गया था कि वहां शासन करेंगे, क्योंकि दिल्ली पर अधिकार हो गया था तुर्कों का। हरिराज इसका चाचा था, अजमेर से इसने भगा दिया। रणथंभौर गोविंद राज गया और वहां पर चौहानों की एक शाखा डाली, जिनको हम आज के इतिहास में रणथंभौर के चौहान पढ़ते हैं। मांगलाना अभिलेख में जानकारी देता है कि रणथंभौर के चौहानों की स्थापना किसने की थी? गोविंद राज ने की थी। गोविंद राज किसका बेटा था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का था। ठीक है, ये हमने पढ़ ली बात। अब आगे की बात हम देखते हैं कि रणथंभौर दुर्ग पूरे इतिहास में अगर एक सुरक्षित दुर्ग पढ़ा जाता है तो वो रणथंभौर पढ़ा जाता है। रणथंभौर दुर्ग को पारिक दुर्ग कहा जाता है, मतलब पहाड़ों में है। और दूर से देखने पर इस किले की विशेषता है कि अगर दूर से कोई सेना इस किले को देखना चाहती है तो किले को नहीं देख पाती, क्योंकि पहाड़ियों के मध्य स्थित है। लेकिन एक तिकोनी पहाड़ी पर है, मतलब बहुत सुरक्षित किला है। ईयान की तिकोनी पहाड़ी है,
लेकिन अगर किले के अंदर की सेना शत्रु सेना को बाहर से देखती है तो वो आसानी से इसको देख जाती है, लेकिन दूर से इस किले को देखना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या ईयान को किलो बनायो कौन? तो बनायो ईयान को किलो वीर नारायण पवार। वीर नारायण इन्हीं का वंशज है। किनका है? इन्हीं का। वीर नारायण ने ये किला बनवाया। ठीक है। अब वो वीर नारायण कौन हो? आपको पता है कि गोविंदराज तो किसके समकालीन हो गया? ऐबक के समकालीन हो गया। किसके समकालीन? ऐबक के। ऐबक के बाद आपने दिल्ली सल्तनत की कला से अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो एक शासक पढ़ते हो आप, इल्तुतमिश। कौन पढ़ते हो? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को इतिहास में गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गोरी का गुलाम था ऐबक, ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो इतिहास में गुलामों का गुलाम कौन हो गया? ये हो गया। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का संघर्ष हुआ वीर नारायण पंवार के साथ। वीर नारायण पंवार ने इल्तुतमिश को युद्ध में हरा दिया। तो इल्तुतमिश ने वीर नारायण को अपने दरबार में बुलाया कि मैं ऐसे महान शासक का सम्मान करना चाहता हूं जिसने एक ऐसे शासक को हरा दिया। तो वीर नारायण पंवार जैसे ही दिल्ली दरबार में गया, इल्तुतमिश ने धोखे से वीर नारायण पंवार को मरवा दिया। ये बात हमने यहां तक पढ़ ली, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन एक पढ़नी जरूरी हो जाती है भाई। वीर नारायण पंवार ने इल्तुतमिश को कभी हराया था और ये वीर नारायण कहाँ का था? रणथंभौर का ही था। इतनी बात आपके समझ में आ गई तो आगे देखिए, एक शासक हम पढ़ते हैं जेत्र सिंह, रणथंभौर में। कौन है? जेत्र सिंह है। जेत्र सिंह भी एक महान शासक था, लेकिन जेत्र सिंह क्या था? शांति पूर्वक इसने शासन किया और इसके सभी पुत्रों में एक योग्य पुत्र हुआ। कौन? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान बहुत ही योग्य पुत्र था। शासक की झलक इसको जेत्र सिंह को इसमें पहले दिख गई। तो जेत्र सिंह ने अपने जीवन काल में 1282 ईस्वी में अपने जीते जी किसको शासक नियुक्त कर दिया? रणथंभौर का हमीरदेव चौहान को नियुक्त कर दिया। तो चौहानों का शासक कौन बन गया? जेत्र सिंह के जीते जी हमीरदेव चौहान बन गया। एक बहुत ही उच्च कोटि का विद्वान भी था हमीरदेव चौहान और एक शासक भी था। ठीक है। तो रणथंभौर के चौहानों में जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है वो हमीरदेव चौहान के बारे में बताई गई है। और आज के हम रणथंभौर का चौहान मतलब हमीरदेव को अगर मैं बोलना चाहूं तो प्रथम एवं अंतिम प्रतापी शासक बोल सकता हूं। प्रथम एवं अंतिम प्रतापी शासक कहां का? रणथंभौर का। ये बात ध्यान रख लेना। रणथंभौर वर्तमान के राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है। प्रथम एवं अंतिम प्रतापी शासक कौन था? हमीरदेव चौहान था। इतनी बात आपको समझ आ रही है? ठीक है। हमीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम पढ़ते हैं जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसके पिता का नाम था जेत्र सिंह। क्या नाम था? जेत्र सिंह। नोट्स आप साथ साथ लिख लो। माता का नाम था हीरा देवी। हीरा देवी। ठीक है। पत्नी का नाम था रंगा देवी। रंगा देवी, रंग देवी। ठीक है। पुत्री, पुत्री का नाम कहीं कहीं पद्मला भी मिलता है और कहीं कहीं देवलदी भी मिलता है। देवलदी। ठीक है। सेना नायक एक सारा ही पढ़ लिया भाई। का है पिता है को जेत्र सिंह, माता है हीरा देवी, पत्नी है रंगा देवी, पुत्री पद्मला बोल दे, देवलदी बोल दो। और सेना नायक इसके थे भीम सिंह और धर्म सिंह। क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हो तो आपको एक एक नाम तो याद हो जाना चाहिए। भीम सिंह भी था, धर्म सिंह भी था। इनके बाद में दो रावण आए थे, इनमें जिनका नाम था रणमल और रत्तीपाल। इनकी वजह से ही रणथंभौर का विनाश हुआ था। तो इनको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। नाम तो इनका नहीं लेना चाहिए क्योंकि मोक्ष मिल जाएगा नाम लेने से, लेकिन चलो पढ़ना तो है हमें। अब आगे देखो। प्रथम एवं अंतिम प्रतापी शासक था
पिता थे जेतर सिंह, माता थी हीरा देवी, पत्नी थी रंगा देवी, पुत्री थी पद्मला, सेना नायक भीम सिंह और धर्म सिंह। बाद में थे रणमल और रतिपाल। और जेतर सिंह ने जो था वो इसको 1282 में ही अमीर को शासक नियुक्त कर दिया था। ठीक है, इतनी बात होगी। अब आगे देखो, पढ़ लिया हमने। अब हमें पढ़ना है कि हमीर क्यों प्रसिद्ध है। हमीर का नाम अगर आप सुनते हो, देखो हमीर एक तो होगा मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर, और ये हम पढ़ रहे हैं हमीर देव चौहान। इस हमीर देव चौहान के नाम अगर हम पढ़ते हैं तो इतिहास में एक लाइन आती है कि सिंह समण सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़ेन दूजी बार। क्या नाम लाइन पढ़नी पड़ती है? सिंह समन सतपुरुष वचन, सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, फले एक बार। फिर है तिरिया तेल, तिरिया तेल, और हमीर हट, हमीर हट चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार। क्या पढ़ा हमने? सिंह समण सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये है कि सतपुरुष का वचन, सिंह की जटा और कदली फल एक बार मतलब केला एक बार फल देता है, और तिरिया तेल मतलब तिरिया यहाँ बताया गया स्त्री को। भाई हमारे हिंदू संस्कारों में स्त्री को एक बार ही तेल, अगर उसका पुनर्विवाह होता है तो तेल चढ़ाने की रस्म होती है, वो दोबारा नहीं होती, मतलब स्त्री को एक बार ही तेल चढ़ाया जाता है। तो तिरिया तेल और हमीर हट, हमीर इतिहास में हट के कारण ही प्रसिद्ध है। हमीर हट चढ़े न दूजी बार, भाई दूसरी बार ये नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम हमीर पढ़ते हैं। इसके बारे में एक लाइन में आपको पहले बता देता हूँ भाई, 32 खंभों की जो छतरी है वो रणथंभौर में है। कहाँ है 32 खंभों की छतरी? छतरी कहाँ है? रणथंभौर में है। रणथंभौर किसने बनवाई थी? हमीर ने ही बनवाई थी। किसकी याद में? पिता की याद में, पिता की याद में। पिता का नाम क्या था? जेतर सिंह, जेतर सिंह। 32 खंभों की छतरी का इतिहास में अन्य नाम है न्याय की छतरी, न्याय की छतरी। अठे लिख दियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लियो गया बहुत बार कि 32 खंभों की छतरी का है, रणथंभौर में। निर्माण किसने करवाया था? हमीर ने करवाया था। किसकी याद में करवाया था? अपने पिता जेतर सिंह की याद में करवाया था, और इसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है। अब देखो, वापिस दिल्ली सल्तनत को कांटेक्ट करना है अपन, कि दिल्ली सल्तनत का आपने पढ़ा कि गुलाम वंश के बाद दिल्ली में एक वंश आया था, खिलजी वंश। कौन आया था? खिलजी वंश। 1290 से लेकर 1320 तक चला था। 1290 में स्थापना की थी जलालुद्दीन ने, जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये 1290 से लेकर 1296 तक चला था शासक। ठीक है, जलालुद्दीन शासक बनते ही 1291 में इसने सोचा कि रणथंभौर को मैं जीतूंगा। ठीक, रणथंभौर को ये जीतने की लालसा में रणथंभौर पर आक्रमण किया इसने 1291-92 में, लेकिन ये रणथंभौर को नहीं जीत पाया। रणथंभौर के एक पास दुर्ग था, झाइन का दुर्ग, जिसको झेन का किला भी बोलते हैं, और इसका नाम है रणथंभौर की कुंजी, मतलब रणथंभौर की चाबी। रणथंभौर की चाबी मतलब अगर ये कुंजी होता है कि अगर ये दुर्ग हाथ आ गया ना एक बार, फिर रणथंभौर को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। जलालुद्दीन इस दुर्ग को जीतने में तो सक्षम हो गया, लेकिन रणथंभौर को नहीं जीत पाया। अब रणथंभौर को नहीं जीत पाया तो वापस लौटने लगा तो एक आदमी था, अहमद चप। अहमद चप, अहमद चप ने कहा कि कई बात हुई थे, वापिस क्यों लौट रहे हो? तो जो जलालुद्दीन ने जो अपना स्टेटमेंट बताया, जो कथन का इतिहास में प्रसिद्ध हो गया कि मैं रणथंभौर जैसे सैकड़ों किल्लों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता।
मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। या ऐसा भी बोल सकते हो कि मुसलमान के एक बाल के ऊपर में ऐसे सैकड़ों किलो को न्योछावर कर देता हूँ। रणथंभौर जैसे सैकड़ों दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। किसकी लाइन है ये? जलालुद्दीन खिलजी के किस दुर्ग के बारे में कही गई थी? ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कही गई थी। इतनी बात क्लियर हो गई तो आगे चलो। भाई जलालुद्दीन ने कह दिया, और ये कौन सी बात हो गई? वो लोमड़ी वाली बात हो गई कि अंगूर हाथ नहीं आए तो बोला कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। इससे आप तुलना कर सकते हो। भाई जैन को इसने जीत लिया था लेकिन रणथंभौर को नहीं जीत पाया। तो बचपन में लोमड़ी वाली कहानी हम पढ़ते थे कि भूखी लोमड़ी थी, बगीचे में गई, बार बार उछली, अंगूरों के गुच्छे को देखकर अंगूर हाथ नहीं आए तो बाद में कहा कि अंगूर खट्टे हैं। तो यही बात जलालुद्दीन ने कही कि ऐसे सैकड़ों किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूं। ये बात हमने पढ़ ली, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि जो हमीर है उसने किस तरह से संघर्ष किया और किस तरह से किले की दुश्मनों से रक्षा की। अब क्या होता है कि 1296 में अलाउद्दीन राजस्थान के लिए काल ही आप इसको कह दो। भाई सारा जो साका होएड़ा है वो अलाउद्दीन के कारण होएड़ा है राजस्थान में। चाहे रणथंभौर को पढ़ लियो, चाहे जालोर को पढ़ लियो, चाहे सीवाना को पढ़ लियो, चाहे जैसलमेर को पढ़ लियो, चाहे रणथंभौर को पढ़ लियो, अलाउद्दीन राजस्थान के लिए काल ही साबित रहा। अलाउद्दीन कौन था? अलाउद्दीन वैसे तो मुसलमान जो जलालुद्दीन था उसका भतीजा था और वैसे उसका दामाद भी था। उसकी पुत्री से इसने निकाह किया था। तो दामाद कह दो या भतीजा कह दो। 1296 में अलाउद्दीन ने क्या बगावत कर दी थी? क्या कर दी थी? बगावत कर दी थी। किससे कर दी थी? अपने ससुर या अपने चाचा जलालुद्दीन से, और खुद शासक बन गया था 1296 में। 1299 की बात है, गुजरात अभियान किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया था। तो यहाँ पर यह सिस्टम होता था भाई, जो जितना लूट का भाई 100% माल अगर हमने लूटा है ना तो उसको डिवाइड करो किसमें? 25% और 75% में। जो 75% माल है ये तो रखेगी सेना और 25% बेच जाएगा किसको? सुल्तान को, ठीक है। 100% माल अगर इन्होंने गुजरात अभियान से लूटा है तो 25% तो दे दिया जाएगा सुल्तान को और 75% बांट दिया जाएगा सेना को। सेना का खर्च सेना नायक उसी 75% में चलाते थे और उसी में युद्ध का सामान, राशन पानी उसी में से करते थे, ठीक है। तो मार्ग में हो रहा था बंटवारा लूटे हुए माल का। किसका? लूटे हुए माल का बंटवारा हो रहा था। तो देखो सेना में दो तरह के आदमी थे। एक तो थे मंगोल, जो कि जलालुद्दीन के टाइम आकर मुसलमान बन गए थे मंगोल, ये याद रखना, इसकी सेना में थे। और एक तरफ थे तुर्क, ठीक है। इन्होंने क्या किया? तुर्कों ने मंगोलों के साथ किया भेदभाव किया। तो दो मंगोल आदमी थे, एक तो थे मोहम्मद शाह और एक आदमी था केहबरू। ये किया भाई मैं था कि सेना में, हाँ तो थे मानमाल कम क्यों दे रहे हो? तो इसमें जो इसके सेना नायक थे उस टाइम उल्लुग खां, नुसरत खां और अल्लफ खां। मतलब मंगोलों ने तो बहुत सारों ने विद्रोह किया था लेकिन ये जो उनके लीडर थे दोनों, तो इन्होंने क्या किया? कहा कि आप असली मुसलमान नहीं दो, आपने इस्लाम बाद में ग्रहण किया है। तो क्या ग्रहण किया, लेकिन आज हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहे हैं? तो इन्होंने क्या किया? वहां पर रक्तपात करना शुरू कर दिया। तो मोहम्मद शाह और केबरू वहां से भागकर किसकी शरण में आए थे? हमीर की शरण में आए थे। हम भारत के इतिहास में चले गए लेकिन वो टॉपिक क्या पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमीर देव चौहान की शरण में आए थे क्योंकि
दिल्ली से गुजरा जाते हैं तो रणथंभौर रास्ते में पड़ता है, तो आते समय ये दोनों भागकर अपनी जान बचाकर किसके पास आ गए थे? हमीरदेव चौहान के पास आ गए थे। हमीरदेव चौहान के पास आकर करने लगे त्राईमाम त्राईमाम त्राईमाम। तो हमीर ने इनको वचन दिया कि जब तक हमीर चौहान जिंदा है अपने परिवार का बलिदान दे देगा, लेकिन आपको नहीं मरने देगा। ठीक है, अति बात समझ आ गई। चलो आगे जना काम करो, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मोहम्मद शाह और केहबरू, मोहम्मद शाह है और केहबरू दोनों भागकर किसकी शरण में आ गए थे? हमीर की शरण में आ गए थे। अलाउद्दीन ने फरमान जारी किया कि मेरे विद्रोहियों को मेरे हवाले कर दे, अगर तेरे राज्य की सलामती चाहता है तो। ठीक है, हमीर ने वापिस कर दिया कि मैं युद्ध मैदान में ही तेरा इंतजार करूंगा, लेकिन हमीर ने इनको वचन दिया है, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। हमीर को पता था कि सबका सर्वनाश होगा, लेकिन अपना वचन हमीर ने कभी नहीं तोड़ा, और इस हमीर की हट के कारण ही हमीर आज इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। अलाउद्दीन ने दूसरा फरमान जारी कर दिया, भाई अगर पिछली बार तो मैं मेरे विद्रोहियों को मांग रहा था, लेकिन अब की बार तू उन विद्रोहियों को भी सौंप और तेरी पुत्री का विवाह मुझसे कर। किसने? अलाउद्दीन ने। तो लेकिन हमीर ने तो जो हट पकड़ रखी थी वो छोड़ी नहीं। तो अब क्या किया? अलाउद्दीन ने भेज दी सेना। किस पर? हमीर पर। ठीक है, सेना भेज दी। अलाउद्दीन ने भेज दी सेना हमीर पर, और उसके बाद क्या किया? वहां पर युद्ध हुआ, युद्ध मैदान में। तो हमीर जो उस टाइम था मुनिव्रत में था। मुनिव्रत में था मतलब मौन व्रत उसने धारण कर रखा था। तो उसके जो साथी थे, मतलब साथी या सेना नायक आप बोल दो, सेना नायक, सेना नायक थे धर्म सिंह और भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह, ठीक है, ये दोनों थे। ठीक, सेना नायक धर्म सिंह और भीम सिंह दोनों थे। और उसमें क्या हुआ भाई? धर्म सिंह और भीम सिंह तुर्कों के साथ युद्ध करने गए। तुर्कों के साथ एक तरफ तो थे कौन? तुर्क, और एक तरफ थी सेना किसकी? धर्म सिंह और भीम सिंह की। भाई खूब अच्छी तरह धर्म सिंह और भीम सिंह की धुलाई करी इनकी तुर्का की। ठीक है, और तुर्कों का जो साधन सामग्री सब कुछ था, हथियार, वो इन्होंने लूट लिए। ठीक है, लूट लिया। जना धर्म सिंह ने भीम सिंह बोले कि तू चाल मान पीछा डाटू। आधी सेना लेकर भीम सिंह ने धर्म सिंह को रवाना कर दिया। ये धर्म सिंह इधर चला गया, लेकिन पीछे से तुर्कों ने मौका पाकर भीम सिंह पर आक्रमण किया और भीम सिंह को मार डाला। उधर धर्म सिंह लूट की सामग्री रणथंभौर में लेकर पहुंचा, तो हमीर को ऐसा लगा कि धर्म सिंह उसको वहां छोड़कर आ गया और ये लालच में आ गया। तो हमीर ने धर्म सिंह को राज्य से निकाल दिया था, और उसके बाद क्या किया? धर्म सिंह को सेनानायक के पद से भी हटा दिया। उसके बाद जो रणमल और रत्तीपाल, ये अन्य सेना नायक थे। सेना की सारी बागडोर रणमल और रत्तीपाल के पास ही चली गई थी। ठीक है, आगे पढ़ो। हमने पढ़ लिया भाई धर्म सिंह और भीम सिंह में से भीम सिंह मारा गया, लेकिन आप याद रखना तुर्कों के जो मैंने आपको सेना नायक पढ़ाए थे, 4 महत्वपूर्ण सेना नायक थे अलाउद्दीन के। एक तो था उलुग खां, दूसरा था अलप खां, तीसरा था नुसरत खां, और चौथा जो डॉन था महत्वपूर्ण वो था मलिक गफूर। तो ये तीनों आए थे रणथंभौर अभियान में। उनमें से एक मारा गया था, नुसरत खां। बारूद का गोला इसके पास आकर पड़ गया था और नुसरत खां उसमें मारा गया था। ये 2 बच्चे थे। नुसरत खां जैसे ही मरा तो अलाउद्दीन को ऐसे लगा कि मेरी सिंहासन के 4 पैर में से अब 3 ही बाकी बचे हैं। लेकिन अलाउद्दीन क्या था? एक खूंखार और बर्बर शासक था। उसको ज्यादा मतलब था अपना राज्य विस्तार करने से।
और उधर उसका भी एक अंग चोटिल हो गया, जो भीम सिंह मर गया। ठीक है, धर्म सिंह को हटा दिया। तो वो हटाने के कारण ही अल्लाह हमीर ने अपना काल स्वयं अपने हाथों से लिखा था और खुद युद्ध करने नहीं गया, क्योंकि खुद मुनिव्रत में बिजी था उस टाइम। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। मुनिव्रत में हमीर बिजी था, धर्म सिंह भीम सिंह को लड़ने के लिए भेजा, धर्म सिंह और भीम सिंह ने पीछे भगा दिया था सेना को, लेकिन भीम सिंह उस युद्ध में मारा गया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है आगे देखिए। उसके बाद ये होता है कि भीम सिंह तो मारा गया, धर्म सिंह को हटा दिया गया शासनकाल से। उसके बाद तुर्कों ने एक चाल चली और रणमल और रतिपाल को, रणमल एवं रतिपाल, हाँ रतिपाल, ठीक है। रणमल और रतिपाल को क्या किया, वहां पर नियुक्त किया गया, लेकिन तुर्कों ने रणमल और रतिपाल को अपनी ओर मिला लिया। किन्होंने, तुर्कों ने। तुर्क बोल दो या अलाउद्दीन के सेना नायक बोल दो, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, एक सर्वनाशी काल ही था राजस्थान के लिए। तो ये अलाउद्दीन ने रणमल और रतिपाल को अपनी तरफ मिला लिया। रणमल और रतिपाल ने उन्होंने दुर्ग का गुप्त रास्ता बता दिया। तुर्क जो थे वहां पर चले गए। पहले तो काफी दिनों तक उन्होंने डेरा डाले रखा बाहर, लेकिन सक्षम नहीं हुए। तो रणमल और रतिपाल को उन्होंने लालच दिया कि हमीर को मारने के बाद हम रणथंभौर का शासन किसे नियुक्त कर देंगे, रतिपाल और रणमल को। लेकिन रणमल और रतिपाल ने ये नहीं सोचा, भाई तुर्कों के जो मांसपेशियों में खून है वो कभी भरोसे का लायक दौड़ता ही नहीं है। मतलब इन्होंने सीखा ही विश्वासघात करना है, आज तक का इतिहास गवाह है। लेकिन रणमल और रतिपाल को ये बात समझ नहीं आई, गुप्त रास्ता बता दिया गया। गुप्त रास्ता बता दिया तो उधर से लड़े कौन, देखो जो मोहम्मद शाह है वो हमीर की तरफ से लड़ा था। मोहम्मद शाह किसकी तरफ से लड़ा था, हमीर की तरफ से लड़ा था। केहबरू लड़ा था, हमीर लड़ा था। और फिर क्या हुआ, इधर से तुर्क लड़ रहे थे। अब देखो अचानक इतनी विशाल सेना अगर इधर आती है तो कुछ ना कुछ तो मुश्किल हो ही जाता है। कारणवश धर्म सिंह भीम सिंह थे नहीं जो बाजू की तरह, और ये हमीर को युद्ध हारना पड़ा। ये बात है 11 जुलाई 1301। राजस्थान के इतिहास में प्रथम साका था। अब थे कि गुरुजी ने केसरियो भी जाना, जोहर करबो भी जाना, पर साको नहीं वड़ंगो किन्नो आयो। तो साका हम पढ़ते हैं कि साका कहते किसे हैं, देखो साका, आज आप पढ़ेंगे साका। ठीक है, साका कहते किसे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं साका। थोड़ा सा टॉपिक है यहाँ, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी हर शॉर्ट में समझाऊं जना थान बता सकूं भाई। जोहर प्लस केसरिया, और गणित को इतिहास में आगो एक सूत्र, जोहर प्लस केसरिया इज इक्वल टू साका। जोहर किया जाता है छत्राणियों द्वारा और केसरिया किया जाता है वीर रणबांकुरों राजपूतों द्वारा राजस्थान में किया जाता था। हनुमानगढ़ बटनेर का किला है जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था, ऐसी जो सबूत मिलते हैं। तो जोहर और केसरिया जो सम्मिलित रूप से होता है वो साका होता है। राजस्थान का प्रथम साका, राजस्थान का प्रथम साका कहाँ हुआ था, रणथंभौर में हुआ था। ठीक है, अगर इसको मैं बोलूं कि राजस्थान का एकमात्र जल जोहर, राजस्थान का एकमात्र जल जोहर, मतलब ये अग्नि में नहीं हुआ था, ये जल में हुआ था, जल जोहर। तो वो भी कहाँ हुआ था, रणथंभौर में हुआ था। इतिहास की तारीख आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है, 11 जुलाई 1301। अगर आपको जलजोहर नाम आए तो आपके जहन में राणा हमीर, उसकी रानी रंगा देवी, पुत्री पदमला और 11 जुलाई 1301 डायरेक्ट दिमाग में झट से आ जाना चाहिए। भाई ये कैसे हुआ, कब हुआ।
और किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ था रानी रंगा देवी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था? रंगा देवी और इसकी जो पुत्री थी पद्मला। किसकी पुत्री थी? पद्मला, हमीर की। पद्मला एवं रंगा देवी के नेतृत्व में ये हुआ था। और केसरिया किया गया था किसके नेतृत्व में? हमीर के नेतृत्व में। ये जौहर और केसरिया दोनों मिलाकर रणथंभौर का प्रथम साका, ऐसा मान लो राजस्थान का प्रथम साका ही हो गया था 11 जुलाई 1301 को। किसके नेतृत्व में? हमीर और रंगा देवी के नेतृत्व में। ठीक है, जल जौहर भी आप बोल दो। उसके बाद क्या किया गया था? मोहम्मद शाह और केहबरू। मोहम्मद शाह को पूछा गया था, अलाउद्दीन ने पूछा भाई अगर मैं तेरी जान बख्श दूं तो तू क्या करेगा? तो उस टाइम उसकी विश्वास, जो उसने विश्वासघात नहीं किया था, उसकी स्वामी भक्ति देखिए। उन्होंने, मोहम्मद शाह ने पलट कर जवाब दिया घायल अवस्था में कि अलाउद्दीन अगर तू मेरा इलाज करवाकर मुझे ठीक कर देता है तो सबसे पहले तो मैं 2 काम करूंगा। पहला काम कि मैं तुझे मारूंगा और दूसरा काम ये करूंगा कि हमीर के ही किसी वंशज को रणथंभौर का अगला शासक नियुक्त करूंगा। अलाउद्दीन का चसगी हाथी के नीचे चिट्ठा के मोहम्मद शाह मार दियो। अब भाग्या भाग्या आया शासक कनकुण, रणमल और रत्तीपाल। नाम लेता ही तो आकी मुक्ति हो जाए, लेकिन केकरा पढ़नो पड़ रहे है। रणमल और रत्तीपाल लेन आया कि मान बनाओ अब शासक। शासक बनाए तो आपको बताया कि तुर्कों में तो बेईमानी बहती है सदा से, तो रणमल और रत्तीपाल को भी उस जगह मार दिया गया। ठीक है, अब क्या हो कि इतिहास में हमीर जाने क्यों गई? सारंगधर, क्या सारंगधर, जोधराज। एक ग्रंथ मिलता है हमीर रासो। हमने पढ़ा था बिसलदेव रासो की रचना नरपति नाले ने की थी जब विग्रहराज चतुर्थ हम पढ़ रहे थे। पृथ्वीराज चौहान पढ़ा तो हमने पढ़ा कि पृथ्वीराज रासो की रचना चंद बरदाई ने की थी, जिसका अंतिम भाग पूरा उसके पुत्र जलहण ने किया था। और हमीर रासो की रचना की थी जोधराज ने। हमीर से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ में आपको बता देता हूं। एक आदमी हुआ है चंद्रशेखर, जिसने रचना की है हमीर हट की। इसकी हमीर हट की। एक हुआ है नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी, उसने रचना की है हमीर महाकाव्य। क्या? हमीर महाकाव्य। व्यास भांड, इसने रचना की है हमीरायण। तो दोस्तों हमीर की आपने वीर गाथा पढ़ी 11 जुलाई 1301 को। इतिहास का प्रथम जो साका हुआ है, जल जौहर आप उसको बोल सकते हो। क्या? जल जौहर या प्रथम साका कहाँ हुआ है? रणथंभौर में हुआ है 11 जुलाई 1301 को। ये तिथि आप याद रख लेना बस। रणथंभौर में हमने जो महत्वपूर्ण पढ़ा है एक बार फिर से उसका रिवाइज आप कर लीजिए। हमीरदेव चौहान अंतिम प्रतापी शासक था। पिता थे जेतर सिंह। 1282 में इन्होंने शासन भार संभाल लिया पिता के जीवित काल में ही हमीर ने। माता थी इसकी हीरा देवी, पत्नी थी रंगा देवी, पुत्री थी पद्मला और सेना नायक थे भीम सिंह और धर्म सिंह। आगे चलो, हमीर चौहान था, इसके बारे में पंक्ति है कि सिंह समण सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो यह है कि हमीर अपने हट के कारण ही इतिहास में प्रसिद्ध हो गए हैं। 32 खंभों की छतरी अपने पिता जेतर सिंह की याद में रणथंभौर में बनवाई गई थी, जिसको इतिहास में न्याय की छतरी भी कहा जाता है। आगे चलो, खिलजी वंश आपने पढ़ा है 1290 से 1320 तक चला था। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की दिल्ली में स्थापना की थी और 1291-92 में उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। शासक था उस टाइम रणथंभौर का हमीर। झाइन का दुर्ग, जिसको रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है, उस पर तो जलालुद्दीन अधिकार करने में सक्षम हो गया, लेकिन जब वापिस सेना लौट रही थी तब अहमद चप ने पूछा कि सुल्तान आप लौट क्यों रहे हो? तो कहा कि मैं रणथंभौर जैसे 100 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ। ठीक है, आगे की बात है कि 1296 में बगावत करके अलाउद्दीन शासक बना। राजस्थान के लिए एक काल साबित हुआ। राजस्थान का सर्वनाश जिसके हाथों से हुआ था वो अलाउद्दीन ही था।
क्योंकि यहाँ पर जयचंद थे बहुत। जयचंद जानो ने पृथ्वीराज को सर्वनाश दिया जयचंद कराए, और राजस्थान में भी बहुत सा जयचंद होया। हाँ, मतलब घर का भी दिना था जयचंद की उपाधि देश का। 1299 में गुजरात अभियान हो रहा था। धन के मामले में मंगोलों और तुर्कों में बहस हो गई। तुर्कों ने मंगोलों का खात्मा शुरू किया, लेकिन दो डॉन आए थे, मोहम्मद शाह और किहब्रू त्राहिमाम बादशाह त्राहिमाम। हमीर ने इनको शरण दी थी, और उलुग खान, नुसरत खां, अलफ खां तीनों आ गए हमीर पर चढ़कर कि इनको शरण दी। अलाउद्दीन ने फरमान जारी किया कि मेरे विद्रोहियों को मुझे सौंप दे। हमीर ने कहा कि मैंने इनको वचन दिया है, वचनबद्ध शासक अगर आप जाने तो वो हमीर ही होगा। ठीक है, वचनबद्ध शासक इतिहास में, वचन पालक शासक हमीर अपने वचन से पीछे नहीं हटा। ये थी बात इसकी, किसकी? हमीर की। ठीक है, अब क्या, अलाउद्दीन ने सेना भेजी, उसकी तरफ से नुसरत खां मारा गया था, इसकी तरफ से भीम सिंह मारा गया था। ये दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए, ये अल्लाह को प्यारा हो गया और ये भगवान को प्यारा हो गया। ठीक है, हमीर उस टाइम मुनिव्रत में बिजी था, और उसके बाद पुनः युद्ध हुआ तो रणमल और जो रतिपाल थे, कौन? रणमल और रतिपाल किसकी तरफ मिल गए थे? रणमल और रतिपाल उसकी तरफ मिल गए, तुर्कों की तरफ मिल गए। गुप्त रास्ता बतवा दिया, और वहां से तुर्कों की सेना रणथंभौर के अभेद दुर्ग में घुस गई, और वहां पर हमीर देव चौहान को रुकना ही पड़ा। ठीक है, जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उससे, हाँ ये देख लो, 11 जुलाई 1301 को क्या हुआ था? जलजोहर हुआ था वहां पर रणथंभौर में। साका हुआ था, प्रथम साका रंगा देवी के नेतृत्व में। उसके बाद जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो देख लो, सारंगधर जोधराज ने लिखा था हमीर, रासो चंद्रशेखर ने लिखा था हमीर हट, नयन चंद्र सूरी ने लिखा था हमीर महाकाव्य, व्यास भांड ने लिखा था हमीरायण। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अब कल की क्लास में हम देखेंगे कहाँ के? जालोर के चौहान। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? अब तक की क्लास में हमने पढ़ लिया है अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, दो हमने पढ़ ली है। ठीक है, अजमेर के चौहान हमने पढ़ ली है, और रणथंभौर के चौहान हमने पढ़ लिए हैं। 4 क्लासों में हमने अजमेर और रणथंभौर को कंप्लीट कर लिया है। अजमेर एवं रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर का इतिहास भी कंप्लीट है, अजमेर का इतिहास भी कंप्लीट है। अजमेर का कंप्लीट तो नहीं है वैसे, और पढ़ना है अभी। बाकी जो मेवाड़ पढ़ेंगे उसमें भी अजमेर को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो चौहानों का काल है वो हमने पढ़ लिया है। अब उसके बाद जालोर के लिए तैयार है। ये थी आज की क्लास, नोट्स बना लेना। भर्तियां बम्पर भर्ती आ रही है। बाकी की जो विज्ञान की क्लासें है वो आपको लगातार मिल रही है, हिंदी की क्लासें मिल रही है, मध्यकालीन भारत की मिल रही है। क्या? मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो मिल रहा है अंकिता मैम द्वारा। ठीक है, तो ये क्लासें आप देखें, दूसरों को भी शेयर करें। आपको जितना आप शेयर करोगे उतना अच्छा आपको कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध होता रहेगा हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। अब धन्यवाद।